हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 साइंस है इसका 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। मैं आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, टारगेट 90+ है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जितना मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो सारे याद करके जाना। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहले ही चैप्टर का सबसे ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद करके ही जाना क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आपको यह बताना है कि जब हम वायु में जलाने से पहले जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आपको बताना है। सबसे पहले आप ये समझो कि मैग्नीशियम जो है ना वो वायु में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा तो क्या होगा कि वो जल्दी जलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हमें तो उसे जलाना है, फिर हम उसे साफ कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या उपस्थित होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन मतलब जलाने से पहले यानी कि दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। ध्यान से समझना, बहुत आसान है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर क्या उपस्थित होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे उपस्थित हो जाता है, ये जो मैग्नीशियम होता है वो वायु में उपस्थित मैग्नीशियम जो है ना वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को साफ करने के लिए हम इसे रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेते हैं ताकि हम इसे आसानी से दहन कर सकें, जला सकें। तो ये आप लोग याद कर लेना, बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से मैंने लिखा है कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए। तो ये हमारा पहला प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लोग देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है जो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जिससे जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपनी उत्तर समझाइए। जैसे जब वही दूध जो है दही बन जाता है, ठीक है, तो फिर उसके पीएच मान में कमी होगी या वृद्धि होगी। आपको ये सारी चीजें अपना समझाना है, अपना उत्तर समझाना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो ताजा दूध होता है वो स्वाद में कैसा होता है, हल्का मीठा होता है। लेकिन जब उसे दही बना दिया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। खट्टा होने का मतलब वो अम्लीय हो जाता है। लेकिन अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। तो फिर वो क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि, कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अम्लीय अगर हो जाएगा तो उसके पीएच मान में कमी होगी। ठीक है, ये याद रखना। तो आपको लिखना कैसे है ये समझो। तो आपको लिखना है कि जो ताजा दूध होता है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, ये आपको पता है क्वेश्चन से। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, परंतु दही बन जाने, ठीक है, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान, जो इसका पीएच मान है, में कमी होगी। क्यों कमी होगी, क्योंकि ये जो है ना मीठा से खट्टा हो गया, यानी कि अम्लीय हो गया। ठीक है, तो अगर अम्लीय हो जाएगा तो इसके पीएच मान में कमी होगी, इतना याद रखना। तथा इसकी जो अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ जाएगी, और जो इसकी अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। कैसे, इसकी जांच आप कर सकते हो। इसकी जांच हम इस तथ्य से कर सकते हैं कि जो ताजा दूध होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है, परंतु दही बन जाने पर दही खट्टा होता है। अगर दही खट्टा होता है तो ये कम अम्लीय होता है, मतलब अम्लीय बहुत कम होता है, होता ही नहीं। लेकिन जो आपका दही बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, सॉरी, दही आपका जो होता है ना बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। लेकिन जो आपका ताजा दूध होता है ये अम्लीय नहीं होता, क्योंकि इसका पीएच मान 6 होता है। ठीक है, तो ये बहुत कम अम्लीय होता है क्योंकि हल्का मीठा होता है। अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। तो यहां मैंने बहुत आसान तरीके से बताया कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में कमी होगी तथा इसकी अम्लीय प्रकृति भी बढ़ जाएगी। इसकी जांच हम इस तथ्य से कर सकते हैं कि जो ताजा दूध होता है मीठा होता है, परंतु दही जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर आप फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है कि जो धामन सोडा होता है, यानी कि धोने वाला सोडा, का रासायनिक नाम और अणुसूत्र बताना है।
तो फिर इसका रासायनिक नाम और अणुसूत्र अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि जो धोने वाला सोडा है उसका रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको रासायनिक नाम पता चल जाए तो आपको अणुसूत्र भी पता चल जाएगा। तो धामन सोडा जो होता है, धामन सोडा, ठीक है, धामन सोडा का पहले हम लोग रासायनिक नाम देखते हैं। का सभी का नोट्स बना लेना, इसको आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये हमेशा याद रहे। रासायनिक नाम क्या होता है ये मैं आपको लिख देता हूं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ओके, क्या होता है? सोडियम, धोने वाले सोडे का जो आपका रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। इतना तो आपको याद ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा ना। तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इतना पता चला। तथा वह आपको अणुसूत्र भी बताना है, तो वह आप अणुसूत्र लिख दो कि आखिर इसका अणुसूत्र क्या होगा। तो इसका जो अणुसूत्र होगा वो आप याद रखना Na2, ठीक है, Na2 मतलब सोडियम CO3 से कार्बोनेट। लेकिन धोने वाला है तो यहां आपको 10H2O यानी कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी कपड़े को धोते हो तो पानी बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए आपको यहां 10H2O कर देना है, पानी की मात्रा, ठीक है। तो ये होता है आपका इसका रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र। इसीलिए ये पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा अलग है। ओके, तो इसका आपका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट और इसका जो अणुसूत्र होगा वो Na2CO3 × 10H2O। याद हो जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा हुआ है कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। जो कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क हैं उनके नाम लिखना है और उनका सूत्र भी लिखना है। तो पहला आप समझो, पहला जो हमारा है वो है सल्फाइड एस्क, दूसरा है ऑक्साइड एस्क। देखो सल्फाइड एस्क जो होता है उसमें आपका यस आएगा, जैसे ये सल्फाइड यस आएगा, सल्फाइड एस आएगा, लेकिन ऑक्साइड में आपका ओ आएगा, ये ऑक्साइड, ठीक है। इतना आप याद रखना, बहुत आसान है, अभी मैं आपको बता देता हूं आखिर आप कैसे याद करोगे, ठीक है। यहां आपका सल्फाइड एस्क है, यहां आपका ऑक्साइड एस्क है, लेकिन सल्फाइड एस्क का आपका है कॉपर ग्लैंस जिसका सूत्र होता है Cu2S, ठीक है। कॉपर ग्लैंस जिसका सूत्र आप याद रखना Cu2S। वह कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, ठीक है, याद रहेगा। और आपका ऑक्साइड एक्स में है क्यूपराइट है केवल, वो है Cu2O, ठीक है। ये सूत्र याद रखना, सूत्र भी आपको साथ में लिखना है Cu2O, Cu2O, ठीक है, यानी कि Cu की मात्रा 2 है और O 1 है, सिंगल है। तो ये आपको याद रखना है कॉपर के 2 प्रमुख एस्क का नाम व सूत्र। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। 2011, 13, 15, 17, 18, 14, 16, 19 कई बार आ चुका है, तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग एक क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है, गलनांक की बात की जा रही है। तो अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से समझना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनका गलनांक बहुत उच्च होता है। क्यों होता है इसका गलनांक बहुत ज्यादा उच्च, वो अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि इनके जो मध्य उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षण बल, जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उसका गलनांक जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो अंतरा आकर्षण बल है बहुत मजबूत होते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी लिख दिया है कब कब पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। जो आपका कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर है उसमें से है, ठीक है। तो यहां आपको जो योगात्मक अभिक्रिया है इसको आपको उदाहरण सहित समझाना है, परिभाषा भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है, सारी चीजें आपको बताना है। तो योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया होता क्या है। योगात्मक मतलब होता है योग होना, योग मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। योग मतलब जुड़ना, ठीक है। तो फिर यहां आपको मैं ये बता दूं कि आखिर इसकी परिभाषा बहुत आसान हो गया कि योगात्मक अभिक्रिया जो होता है में पदार्थ जो होते हैं आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। जो पदार्थ है चाहे 2 पदार्थ हो चाहे 3 पदार्थ हो, आपस में संयोग करेंगे और केवल एक पदार्थ बनाएंगे, ठीक है।
तो आपस में संयोग कर केवल एक पदार्थ बनाता है तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनाता। कोई और अन्य पदार्थ नहीं बनाता है, केवल एक ही पदार्थ बनाता है। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया बहुत ज्यादा आसान है। आपको यह कहना है कि योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ जो होते हैं आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं, आखिर आप इसे कैसे उदाहरण के द्वारा समझाओगी। जैसा मैं ले लेता हूं एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला होता है CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, या फिर इसे इकट्ठा भी लिख सकते हो, C2H4 भी लिख सकते हो। ये आपका क्या है, मैं नाम भी लिख देता हूं, आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कि आपका कंफ्यूजन रहे। ये हमारा एथिलीन, ठीक है, एथिलीन। एथिलीन में अगर आप हाइड्रोजन जोड़ोगे यानी कि H2, ये आपका हाइड्रोजन है, H2 जोड़ोगे और यहां आपको, ठीक है, आपको मिलेगा क्या, केवल एक ही मिलेगा। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहां आपका उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक आपका सोडियम है। क्या है, सोडियम है, लेकिन आपका 200 डिग्री सेल्सियस से आपको 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। ठीक है, लेकिन आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा CH3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका एक ही है, मतलब ये जो है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये एक ही है। ठीक है, ये दो नहीं है, एक है। ठीक है, क्योंकि ये अगर एक मतलब इकट्ठा लिखा जाए तो ये यही लिखा हुआ है C2H6, यही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका है यानी कि एथेन है। क्या है, एथेन, क्योंकि 2 कार्बन की संख्या है तो एथ कहेंगे और इसमें एन जोड़ेंगे यानी कि एथेन। तो ये हमारा उदाहरण भी हो गया। आखिर इसका उदाहरण क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया का, और परिभाषा भी। आई होप कि आपको योगात्मक अभिक्रिया बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसका उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। ये हमारा एथिलीन है, फार्मूला याद कर लो, ये हमारा एथेन है। ठीक है, हमें सोडियम और 200 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो, आपके बोर्ड एग्जाम में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 2011 में आया है, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लिखा हुआ है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। या इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है कि साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। सारे क्वेश्चंस आपका एक ही है, साबुन से रिलेटेड चाहे जो क्वेश्चन पूछे आप ये लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा पूछा जाता है कि आखिर साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए संक्षिप्त में, ये बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखना है, और एक रिएक्शन है जो कि इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा हार्ड है। तीन लाइनों में इसका रिएक्शन है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आपका साबुनीकरण होता क्या है। देखो यहां आपका है क्या कि उच्च अणुभार जिनका अणुभार क्या हो, बहुत ज्यादा उच्च हो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम, ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। क्या कह रहा है यहां, ध्यान से समझो, अगर आपको ना समझ में आए दोबारा देख लेना। ठीक है, कह रहा है कि उच्च अणुभार वाले, जिनके अणुभार उच्च हैं, तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, अब यहां 2 चीजें याद रखना, एक सोडियम है तथा पोटेशियम है। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। साबुन की परिभाषा केवल इतनी सी है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और जोड़ना है क्योंकि हमें साबुनीकरण की परिभाषा देनी है। तो ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH व KOH, ठीक है, NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। यहां आप लोग NaOH ले सकते हो या KOH, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यही हमारा साबुनीकरण कहलाता है। समझ में आया कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण आपके क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यानी कि आपको रिएक्शन जो देना है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया या फिर साबुनीकरण, सबसे पहले आपको ये लेना है कि आपको लेना है ट्राईएसिटोरीन। ठीक है, आपको यहां लिखना है CH2, ध्यान से देखना ये रिएक्शन, CH2 फिर OCO, ध्यान से समझना, CH2OCO C17H35, फिर आपको एक सिंगल बॉन्ड लगाना है कार्बन के नीचे, फिर आपको लिखना है केवल CH। ठीक है, अब आपको पीछे जो दिया हुआ है ना वैसे लिख दो, ये CH फिर जो आपका दिया हुआ है OCO C17
H35, ठीक है। फिर आप सिंगल बॉन्ड लगाओ, फिर आप जो ऊपर वाला लिखा हुआ है वही लिख दो, ठीक है। यहां CH2, ठीक है, OCO C17H35, ओके। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। फिर यहां आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर यहां आपको लेना है NaOH, यानी यहां आपको लेना है 3NaOH, याद रखना, ठीक है, 3NaOH लेना है। फिर आपको मिलेगा क्या? वो आपको मिलेगा, अभी आपको पता चल जाएगा। यहां मिलेगा जो हमें, वो मिलेगा सबसे पहले यहां आगे का CH2 लेना, यहां से CH2 लेना, ठीक है, CH2 लेना। फिर यहां से एक OH ले लेना, एक OH। फिर आप सिंगल बॉन्ड लगाना, यहां CH है केवल, तो ये CH केवल लेना और यहां से एक OH ले लेना। देखो भाई, यहां आपके क्या है, 3 OH है, क्योंकि मैंने आगे 3 लगा दिया। फिर आपको सिंगल बॉन्ड CH2 लेना है, फिर यहां आपको OH लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आई। अब आपका जो बचा है वही साबुन है। प्लस मैं आपको बता दूं, आपका जो साबुन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको 3C17H35 आपका कितना है, 3 है। कैसे देख सकते हो, सभी के पीछे C17H35 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 है, तो इसलिए आपका 3C17H35 हो जाएगा। और C आपका OONA, यही आपका है साबुन, COONA। देखो Na भी 3 है, ये 3, और यहां मैंने 3Na कर दिया क्योंकि यहां आपका आगे 3 लगा दिया। अब यहां मैं सभी का नाम बता देता हूं कि आखिर है क्या। ये आपका है वसा, वसा लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसका एक और नाम लिख सकते हो, इसका आप लिख सकते हो क्या, इसका आप लिख सकते हो, ध्यान देना, ट्राई सिटेरीन, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक है। एंड ये हमारा है, ये तो सभी लोग जानते हो, ग्लिसरॉल है। अगर आपको इतना नहीं पता तो फिर ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। ये आपको पता है, ये हमारा है सोडियम स्टेट या फिर साबुन, यही हमारा साबुन है। बस साबुन बनाने की यही विधि है। साबुनीकरण अगर आए तो आपको ये लिखना है सबसे पहले, और फिर आपको ये रिएक्शन लिख देना है, सबसे हार्ड जो आपका रिएक्शन है, और कुछ नहीं है इसमें। रिएक्शन सबसे ज्यादा हार्ड है, वही बच्चे देखकर घबरा जाते हैं, तो रिएक्शन आप याद कर लेना, बार बार रिवीजन करना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखना है। एक था मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम, एक है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। तो यहां जो आपको बताना है वो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम बताना है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान से समझना, यह है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। देखो, जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन यही मेंडलीव जी ने क्या बताया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। बस इतना चेंजेस है। मेंडलीव का कहा जाए तो वहां आप परमाणु भार कर देना, और अगर आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाए तो यहां आप परमाणु क्रमांक कर देना। क्या करोगे, परमाणु क्रमांक। तो आधुनिक आवर्त सारणी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बस इतना याद रखना, बहुत आसान है, ठीक है, इतना आप याद रखना। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी हैं और उनके उत्पाद, जो उत्पाद क्या हैं, ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो आवश्यक परिस्थितियां आपको पता होगा कि स्वापोषी पोषण के लिए कौन सी हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं स्वापोषी पोषण होते हैं। तो स्वापोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, जैसे पेड़ पौधे हैं उनके लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्वापोषी पोषण होते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जल। इतनी सारी चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि परिस्थितियों का होना आवश्यक है। ये सारी चीजों का होना आवश्यक है, और इनके उत्पाद जो हैं वो ऑक्सीजन है, या उपपौध कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे इनके उत्पाद हैं जो बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां और उनके उत्पाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जरूर आप पढ़ के जाना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक छोटा सा आप नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद आप उसका रिवीजन करो, बार बार आप उसे रिवीजन करो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोग
फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, इसमें आपसे कह क्या रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले आप नाम से समझो, जा से होता है जाइलम, ठीक है, और फा यानी कि एफ से होता है फ्लोएम। एफ कह सकते हो इंग्लिश में। तो जा से होता है जाइलम, तो जा से होता है जल। एफ से होता है फ्लोएम, तो एफ से होता है फूड यानी कि भोजन। बस ये छोटा सा चीज याद रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी जाइलम और फ्लोएम में दिक्कत नहीं होने वाला है। जाइलम जो होता है, जाइलम ऊतक पौधों में जल का स्थानांतरण करता है। जाइलम किसका स्थानांतरण करता है? जल का स्थानांतरण करता है, जबकि पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है। बस इतना सा तो याद करना है, नाम से भी स्पष्ट हो जाता है। फ्लोएम जो होता है वो भोजन यानी कि फूड का स्थानांतरण करता है, और जो जाइलम होता है वो जल का स्थानांतरण करता है। बस इतना आपको समझना है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो आपको यह बताना है कि जाइलम ऊतक पौधों में जल स्थानांतरित करता है, जबकि पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये देखो, ये अंतर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जरूर तैयार करके जाना कि रुधिर जो होता है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक होता है रुधिर, एक होता है लसिका। तो रुधिर और लसिका, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो रुधिर में पहला, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन? रुधिर गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। लेकिन अगर यही बात की जाए लसिका में, तो यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक होता है। रंगहीन और तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन? आपका जो लसिका है। देखो, खून जो होता है, रुधिर जो होता है, वो आपको पता होगा कि गहरे लाल रंग का होता है। कहीं अगर आपका हाथ कट जाए कहीं भी, तो बहुत गहरा लाल रंग का खून गिरता है। तो वही तो है आपका रुधिर या फिर खून, ठीक है, ब्लड। तो ये आपका है स्टूडेंट कि ये गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, और ये जो है रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझना कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें तो पाई ही जाएंगी, क्योंकि ये लाल होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। अगर इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती तो ये रंगहीन नहीं होता, ये भी लाल रंग का होता। तो इसीलिए जो रुधिर होता है उसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन लसिका में कोई भी कणिका नहीं पाई जाती, लाल रुधिर कणिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। याद है यहाँ जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये आप याद रखना, थोड़ा सा पॉइंट है, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। यहां आप तीसरा समझो कि इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है। किसमें? आपका रुधिर जो है उसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है, लेकिन लसिका में ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। लसिका जो होता है इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। तो रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है और लसिका में ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। बस एक और डिफरेंस समझो कि यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचित होता है। तो रुधिर है तो रुधिर वाहिनियों में परिसंचित होगा। यह जो होता है लसिका वाहिनियों में परिसंचित होने के अतिरिक्त ऊतकों में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है। ऊतक में जो है ना, ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है, और लसिका जो है लसिका वाहिनियों में भी परिसंचित होने लगता है, ठीक है। ये पहली बात, तो लसिका वाहिनियों में भी परिसंचित होता है। इसके अतिरिक्त ऊतक में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है, ठीक है। तो ये आपका ये अंतर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, ठीक है। ये सारे जितने क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग फोकस करो कि लिखा क्या है ये समझो। ये बहुत आसान है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विखंडन तथा बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, या फिर द्विखंडन तथा बहुखंडन की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित समझाइए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। द्विखंडन मतलब होता है दो खंडन, बहुखंडन मतलब होता है बहुत सारे खंडन, मतलब बहुत सारे खंड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि द्विखंडन क्या होता है, ठीक है। द्विखंडन तो इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिन जीवों में एक कोशिका होती है, तो इन विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभक्त होता है। क्या होता है? दो भागों में विभक्त होता है। मतलब एक होता है तो एक वही दो भाग में हो जाता है, ठीक है। दो भागों में विभक्त होता है, प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित होते हैं।
और प्रत्येक भाग अगर दो भाग में विकसित हुए तो वही जीव, एक जीव दो भाग में विकसित होकर दो जीव बन जाता है। ठीक है, याद रखना कि इसमें एक ही जीव, एक कोशिकीय जीव टूटकर दो भागों में विभक्त हो जाता है और दोनों एक नए नए जीव का संतान होते हैं, नए नए जीव बन जाते हैं। तो द्विखंडन में आपको यह याद रखना है कि इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव है दो भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। ठीक है, ये हमारा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल के लिए आप लोग याद कर सकते हो अमीबा। ठीक है, अमीबा याद रखना। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है हमारा बहुखंडन। बहुखंडन में वही चीजें हैं जैसे इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त होता है, एक कोशिकीय जीव जो है अनेक भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण लेते हैं, यानी कि प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे उसमें दो खंड होता है था, इसमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे खंड हो जाते हैं और प्रत्येक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे आपका है मलेरिया परजीवी, ये आपका है मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी। ठीक है, ये आप याद रखना, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्लाज्मोडियम। क्या लिख सकते हो? प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये हमारा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा है द्विखंडन और बहुखंडन, याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमारा एक सबसे ज्यादा VIMP क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है सबसे पहले आप ये पढ़ो, और मैंने लिख दिया है कि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, 2011, 13, 15, 16, 17। किस रंग के लिए, प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? जो कांच का अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक वो अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। अपवर्तनांक बताना है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य नहीं, अपवर्तनांक। तो यहां आपको सबसे पहले आपको यह पता है कि 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे ऊपर आई होप कौन सा होता है देख लो, सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो यहां आपको बताना है अपवर्तनांक, तो यहां आप याद रखना कि बैगनी रंग जो है, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम क्या होगा? अधिकतम। बैगनी रंग के लिए क्या होगा? अधिकतम। अब आपको यह पता चल गया, अगर बैगनी रंग के लिए अधिकतम होगा तथा लाल रंग के लिए क्या होगा, तो आपको पता चल गया लाल रंग के लिए न्यूनतम होगा। लाल रंग के प्रकाश के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम होता है। बस इतना सा याद रखना है। तो यहां आपको यह समझ में आया कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अपवर्तनांक बताना था, तो बैगनी रंग के लिए अधिकतम, लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। तरंगदैर्घ्य लाल रंग का अधिकतम होता है और बैगनी रंग का न्यूनतम होता है, बस उल्टा है एक दूसरे का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये जितनी बार पढ़ो उतना कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हो? नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि नेत्र की वह क्षमता, जो नेत्र होता है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, जो उसकी फोकस दूरी है उसे समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। चाहे निकट वस्तु रखा हो चाहे दूर वस्तु रखा हो, फोकसित करने का मतलब होता है देख लेता है, तो नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। तो यही जो होता है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है, यही आपका नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। काफी आसान है। क्या कहना है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। आई होप कि आपको यह भी क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लेना, फिर आप लोग इसका रिविजन करते रहना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर आप लोग फोकस करो। लिखा हुआ है विद्युत धारा से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक भी बताना है। विद्युत धारा जिसको मैंने पढ़ाया है कई बार, और आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा।
ठीक है, विद्युत धारा के बारे में आपको बताना है। तो चलो अब हम लोग समझते हैं आखिर क्या होता है विद्युत धारा। देखो, विद्युत धारा की परिभाषा है कि किसी चालक में, कोई भी चालक हो, ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर, जो विद्युत आवेश होता है, ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा अथवा विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। चाहे आप विद्युत धारा कहो, चाहे विद्युत धारा की तीव्रता कहो। अब यहां आपसे क्या कहा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर, विद्युत आवेश की प्रवाह की समय दर से आपका एक फार्मूला बन जाएगा कि धारा यानी कि विद्युत धारा, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, विद्युत धारा को I से डिनोट किया जाता है। और यहां आपको सीधा कह दिया है कि विद्युत आवेश की समय दर, विद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं, समय दर को ये प्रति, और T यानी कि समय आपका T, Q/T, ठीक है। तो यही तो हो गया आपका, ये आपका क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश है, और ये आपका नीचे क्या है, समय है, T, समय T। तो बस हो गया आपका, यही आपका फार्मूला हो गया। फार्मूला में कुछ नहीं है, परिभाषा में कुछ नहीं है, तो फिर आपका इसका मात्रक में भी कुछ नहीं है। मात्रक आप इसका याद रखना, इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का, ध्यान देना, एक तो आप मात्रक लिख सकते हो, जैसे आपका आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, कूलाम प्रति। आप समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ये आप एक मात्रक ये लिख सकते हो, एक मात्रक तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक साथ बता देता हूं, इसका मात्रक जो होता है, जो आपका विद्युत धारा है, इसका मात्रक क्या होता है, एक तो आप एम्पियर, इसी को एम्पियर कहा जाता है, एम्पियर, ठीक है, अथवा इसका मात्रक आप एम्पियर भी लिख सकते हो, अथवा आप ये जो कूलाम प्रति सेकंड है, कूलाम प्रति सेकंड है, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब आपसे एक बात पूछा जाए, ये कौन सी राशि है, आपको पता है, ये जो है यह अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो ये मैंने आज डिस्कस कर लिया 15 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, यहां आप लोग देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।